भूषण, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सर बहुत माफी, पॉलिटिकल डिबेट दरअसल चल रहा था तो मैं आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी इस वक्त मैं आपसे पहले घटनाक्रम पे जानूंगी और जो आप बातें सुन रहे हैं, एक पुलिसकर्मी होने के नाते आपके जहन में क्या चलता है जब इस तरीके से बातें होती है, बिना आधार के बातें होती है कि नहीं टारगेटेड है कार्रवाई, ये एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये सीधे पुलिस और हमारी प्रशासनिक टीम पे भी ये सवाल होता है जो ऐसे लोग सवाल उठाते हैं। तो जी रीमा जी, ये जो जहांगीरपुरी का इंसिडेंट है इसको आइसोलेशन में ना देखें, इसको टोटलिटी में देखेंगे। एनआरसी के दंगे हुए, शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन हुआ, हिजाब पे तहरीरें हुई, आपके चैनल मीडिया पर दुनिया भर के हुए, उसके बाद में लाउड स्पीकर के ऊपर बड़े सारे विवाद खड़े हुए। तो ये एक बहुत समय से चला आ रहा एक मामला है। एनआरसी हुआ, तमाम चीजें हुई। अभी जो बात चल रही थी ताहिर हुसैन की, जो जहांगीरपुरी एरिया है, मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है, हिंदू मुस्लिम रहते हैं और यहाँ दंगों का एक इतिहास है। ये आज दंगा नहीं हुआ, 84 से लेके आज तक मैं बहुत लंबी लिस्ट आपको बताऊंगा, यहाँ पर दंगे हुए हैं। अब जब एनआरसी के दंगे यमुना पार में हुए थे तो ये एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई थी कि बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या टेम्पोज के अंदर बढ़कर ताहिर हुसैन वहां ले गए थे, जिन्होंने दंगे को भड़काया, दंगे को अंजाम दिया। तो तमाम चीजें इनको टोटलिटी में देखा जाए और अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। और बहुत बड़ी जानकारी दी है, ये हमारे दर्शकों को भी इस वक्त ध्यान आ गया होगा कि अब तक क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक और पहलू मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और समझना भी चाहती हूँ, और हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़े हुए उनके जहन में भी सवाल है, उनके सारे सवाल मैंने देखे इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए। जब आप लोग एक्शन लेते हैं, जब आप लोग ऐसे दंगों पे कार्रवाई करते हैं, एक आपके पास लिस्ट आती है, सीसीटीवी फुटेज का आधार वो हो सकता है, चश्मदीदों के आधार पे आप गिरफ्तारियां करते, उसमें एक एंगल आ जाता है और पुलिस पे इस तरीके का प्रेशर बनता है या सवाल उठाया जाता है कार्रवाई पे, आपने तो धर्म विशेष को टारगेट कर दिया, आपने तो फला ऐसे आदमी को पकड़ लिया जो कि फला जाति से है, फला धर्म से है, तब क्या चुनौती होती है आपके पास? देखिए, पुलिस बिल्कुल निष्पक्षता से काम करती है। खरगोन में दंगे हुए, करौली में हुए, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी, नेताओं की जिम्मेदारी अपनी पार्टियों के प्रति हो सकती है, आपकी जिम्मेदारी अपने चैनल के, अपने मीडिया के लिए हो सकती है, पुलिस की जिम्मेदारी अदालतों के प्रति होती है। यदि मैं बुलडोजर चलाता हूं तो यह जिम्मेदारी मेरी होगी कि मैं कोर्ट में, अदालत में उसके लिए जिम्मेदार ठहरा जाऊं। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से आपके तमाम पैनलिस्ट से, तमाम व्यूअर से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात में जहां भी बुलडोजर चलाए गए, क्या किसी आदमी ने आज तक अदालत में ये बात कही है कि मेरे मकान को गलत तरीके से डाल दिया गया? कहीं ऐसा एक भी इंसिडेंट कभी कोर्ट में कोई नहीं गया, क्योंकि वो अनऑथराइज बैठे हुए थे, इलीगल एनक्रोचमेंट थी उनकी और गलत ढंग से वो रह रहे थे। तो ये तमाम चीज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहीं भी गलत ढंग से बुलडोजर का इस्तेमाल किया तो परेशानी और चुनौती उनके सामने हो सकती है। एक भी इंसिडेंट बताया रीमा मुझे, एक भी इंसिडेंट कोई चैनल पर बता दे, आपके सोशल मीडिया पर बना दे कि वो इंसान गलत नहीं था। ये जो बिजली पानी रोहिंग्या फ्री में ले रहे हैं जहांगीरपुरी के अंदर, क्या जिम्मेदार नहीं है? ब्रेक के बाद मौलाना साहब से यही पूछूंगी कि क्या पुलिस की जो जिम्मेदारी है, क्या पुलिस वो उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए बिना एक्शन ले रही है? ये सवाल अगर पुलिस पे उठता है तो पूर्व एसीपी मेरे साथ हैं, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वहां जिंदगी का नामो निशान मिट गया। बाद में कादिरफ की तरफ से ये दावा भी किया गया कि उसके लड़ाकों ने मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने शहर से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को पीछे धकेल दिया। मतलब ये कि चेचन लड़ाके अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मारिउपोल पर कब्जा नहीं जमा सके। जबकि पूरी दुनिया में कादिरफ के लड़ाके बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द तो इनके लिए छोटे हैं, क्योंकि जिस भी इलाके में चेचन लड़ाकों ने जंग के मैदान में मोर्चा संभाला, वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिखाई दी। और तो और इनकी मदद के लिए चेचन की मीडिया भी यूक्रेन में तैनात है, जो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की बहादुरी और उनके जीते हुए इलाकों की लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। असल में चेचन की मीडिया पर रमजान कादिरफ का ही कंट्रोल है। मतलब ये कि यूक्रेन में कादिरफ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चेचन मीडिया का हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चेचन मीडिया की तरफ से जंग की रिपोर्टिंग का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें उनके रिपोर्टर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के आशियानों को कवर करते दिखाई दिए। वीडियो के एक हिस्से में उनके रिपोर्टर वहां के लोगों से बातचीत भी करते दिखे। हालांकि चेचन मीडिया सिर्फ रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के दबदबे वाले इलाके में अपनी कवरेज करती नजर आई। यही नहीं, वीडियो के आखिरी हिस्से में चेचन मीडिया के रिपोर्टर कादिरफ के लड़ाकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते दिखे।
उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से हमले तेज किए हैं, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन हवाई हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूसी सेना के सबसे खतरनाक KA-52 हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से हमलों के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार दिखाई दिए। इस दौरान वहां Z साइन वाली एक बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी नजर आई। इसके बाद इन हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अलग अलग दिशाओं से घेरने के लिए 2-2 के ग्रुप बनाकर उड़ान भरनी शुरू कर दी। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचे, उनमें एक हेलीकॉप्टर टारगेट को लॉक करता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान उस हेलीकॉप्टर की स्क्रीन पर दिख रहा एक और हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात करता नजर आया। इसके बाद पहले वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी टारगेट लॉक होते ही मिसाइल दाग दी और जैसे ही हेलीकॉप्टर से दागी गई मिसाइल अपने टारगेट पर गिरी, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और धूल का एक बड़ा गुबार आसमान की ओर उठता दिखा। रूस ने इन हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद इन हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने जापान सागर में पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिनमें जापान सागर में मौजूद रूस की 2 पनडुब्बियों में तैनात रूसी नौसेनाओं के जवान मिसाइल दागने की तैयारी करते दिखाई दिए और सारी तैयारियों को परखने के बाद उन्होंने मिसाइल लॉन्च करने के लिए बटन दबा दिया। इसके बाद पनडुब्बियों से दागी गई कैलिबर क्रूज मिसाइलों ने समंदर का सीना चीरते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर उड़ान भरनी शुरू कर दी। इससे पहले मिसाइल टेस्ट के लिए रूसी नौसेना की 2 पनडुब्बियां समंदर की गहराई में उतरती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान इस पनडुब्बी के आसपास रूस के 15 से ज्यादा युद्धपोत और अन्य जहाज थे। समंदर के अंदर से दागी गई क्रूज मिसाइल ने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर एकदम सही निशाना लगाया। यानी रूस ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अपने दुश्मनों पर घर में घुसकर ही नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से भी निशाना साध सकता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन से काफी दूर जापान सागर में क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया, जिन्हें 2015 में रूसी बेड़े में शामिल किया गया था और इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक होती है और इनका वजन करीब 150 से 250 किलोग्राम तक होता है। यही नहीं, ये मिसाइलें करीब 500 किलो विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती हैं और सबसे खतरनाक बात यह कि इस मिसाइल की रेंज 220 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। और इस बीच रूसी सेना के कीव से पीछे हटने के बाद इस बात का पता चला है कि पुतिन के सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करने के लिए वहां की सप्लाई चेन काटने की साजिश रची थी। रूसी सेना ने कई दिनों तक कीव की घेराबंदी